सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को। इसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम कवर कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमारा नया इसके अंदर टॉपिक शुरू होने वाला है आज। वो है आज यूरिन फॉर्मेशन के बारे में आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसका एक बेसिक इंट्रो हम ले चुके हैं। इसके बारे में हम समझ चुके हैं कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्यों ज़रूरत होती है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। जिसमें हमने अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक को भी डिफ्रेंशिएट किया था और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन का। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर बताया गया है यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि यूरिन फॉर्मेशन के अंदर तीन प्रोसेस होती हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है और सिक्रीशन है। इन तीनों प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्से में होती हैं ये तीनों प्रोसेस और इन्हीं को हम बेसिकली डिटेल में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आइए समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो सबसे पहला स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है बेटा सबसे आसानी से कि सबसे पहला स्टेप बताइए यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, सबको पता है। कहाँ पर होता है? सबसे पहले कहाँ पर होता है? ग्लोमेरुलस में होता है और इसी को क्या हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एन एवरेज, अगर हम बात करें एवरेजली, तो 1100 से 1200 ml जो है वो ब्लड जो है वो फिल्टर होता है हमारी किडनी के द्वारा पर मिनट। एक मिनट में 1100 से 1200 ml, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। मतलब सीधी सी बात ये बोली गई है कि जो हमारा हार्ट है उसके जो वेंट्रिकल हैं वो पर मिनट में जितना ब्लड पंप कर रहे हैं ना, उसका 1/5 हिस्सा जो है हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है। 1/5 उसका जो ब्लड है ना वो फिल्टर हो रहा है। बेसिकली सीधी सी बात अगर मैं आपसे बताऊं तो कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट से जो भी ब्लड पंप होकर आ रहा है उसका 1/5 जो ब्लड है वो हमारा फिल्टर हो रहा है यहाँ पर किडनी के अंदर। और वो कितना है? 1/5, दैट इज 1100 से 1200 ml पर मिनट की बात की गई है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब यहाँ पे 3 लेयर्स के थ्रू यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेशन हो पा रहा है किसका? ब्लड का। ये तीनों लेयरों के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा। द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल पहली है, द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल दूसरी है ये, तीसरी है यहाँ पर अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, ये थर्ड लेयर हो गई। ठीक है, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट्स। जो एपिथेलियल सेल्स हैं किसके? बीसी के, मतलब बोमेन्स कैप्सूल के। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स कहते हैं। और ये पोडोसाइट्स जो होते हैं इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ा सा ये कुछ स्पेसेस को छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, गैप छोड़ देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहते हैं या स्लिट पोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको जब आप डायग्राम में देखोगे ना तो और समझ में आएगा। आगे बताया गया है ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। अब ब्लड इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू इतनी अच्छे से फिल्टर होता है दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द मोमेंट्स कैप्सूल। कि मतलब प्लाज्मा का सारा कॉन्स्टिट्यूएंट, जितना भी उसके अंदर माल है, जितना भी सारे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो सारा का सारा ल्यूमेन ऑफ द मोमेंट्स कैप्सूल में चला जाता है। सिर्फ किसको छोड़कर? प्रोटीन्स को छोड़कर। ठीक है, किसको छोड़कर? सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा समझ जाता है कि क्या क्या फिल्टर होकर चला जाता है और क्या छूट जाता है। प्रोटीन छूट जाता है और सारा जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो सारा का सारा बीसी मतलब वुमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में चला जाता है फिल्टर होकर। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पर ये बताया गया है इसी वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पर बताया गया है द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये पूछ रहा है इसमें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? भैया ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब जो किडनी है पर मिनट में जो भी फिल्ट्रेट बना रही है उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। जीएफआर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूं तो उसके अंदर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट होता है, जिसे हम 180 लीटर्स पर डे के हिसाब से कह दूं। अगर पर डे के हिसाब से कहूं तो 180 लीटर और पर मिनट के हिसाब से कहूं तो 125 ml होगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसके आगे बताया गया है द किडनीज हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय juxtaglomeralar apparatus JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact. तो इसमें बताया गया है कि जो किडनीज हैं इनके अंदर बिल्ट इन मैकेनिज्म है, खुद से ही बना हुआ एक मैकेनिज्म है जिससे कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं. ऐसा ही एक एफिशिएंट मैकेनिज्म हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ पर, JGA के अंदर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के अंदर. अब ये क्या है, JGA जो है एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कैसे बनता है, बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन. सेलुलर मॉडिफिकेशन कहाँ पर हुआ है, DCT और एफरेंट आर्टरियोल जो है जहां पर ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट दियर मतलब ये जहां कांटेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे से, उस लोकेशन पर ये JGA बनता है. ठीक है, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन करके. अ फॉल इन GFR, अगर मान लीजिए GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर गिर जाता है, कैन एक्टिवेट द JG सेल्स. इससे क्या होगा, जो JG सेल्स हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या रिलीज कर देंगे, रेनिन रिलीज कर देंगे, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो. जो ये रेनिन है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा किसको, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, एंड देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल. मतलब हम कह सकते हैं बढ़ा देगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को और जिससे कि GFR जो है वो नॉर्मल कंडीशन पर आ जाएगा. अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर्स पर डे विद that of urine release 1.5 liters suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपैरिजन करें, जो फिल्ट्रेट है बना हुआ पर डे के हिसाब से 180 लीटर्स है और जो यूरिन रिलीज हो रहा है 1.5 लीटर, ये बताता है कि 99% जो फिल्ट्रेट है वो तो रीएब्जॉर्ब हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल के अंदर. मतलब अगर पर डे के हिसाब से बात करूं तो 180 लीटर्स पर डे बन रहा था और यूरिन रिलीज कितना हो रहा है 1.5 लीटर. तो इसका मतलब 99% तो वापस फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब ही हो रहा है रीनल ट्यूब्यूल में. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं. बन बहुत सारा रहा था, निकल इतना सा रहा है, इसका मतलब जितना बन रहा था ना उसमें से ज्यादातर क्या है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. अब ये जो ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स हैं अलग अलग सेगमेंट में नेफ्रॉन के, वो क्या करते हैं, इसे एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू रीएब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सब्सटेंसेज हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम आयन हो गए एक्सेट्रा, इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब एक्टिवली. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा कि एक्टिवली कौन यहाँ पर एक्टिवली कौन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और पैसिव ट्रांसपोर्ट किसमें देखने के लिए मिलता है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन कौन कर रहा है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम आयन है. ठीक है, वेरेस जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये सारे क्या है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. ठीक है. रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि जो रीएब्जॉर्प्शन है वाटर का वो भी पैसिवली हो रहा है कहां पर, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में हो रहा है. Next, during urine formation, the tubular cells secrete substances like hydrogen ion, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. जब यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है, जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे कि हाइड्रोजन आयन को, पोटेशियम आयन को, अमोनिया को वापस किसके अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन. ये भी बहुत जरूरी है एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. तीनों सिक्रीशन की बात करी हमने, यहाँ पर इसमें यही बताया गया है कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को जो है बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है. तो अब मैं आपको नोट्स के थ्रू इनको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी कि तीनों जो हमने स्टेप पढ़े हैं इसके बारे में अच्छे से समझेंगे. कौन कौन से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ. उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा रहता है वो हम इसमें कवर कर लेते हैं नोट्स के अंदर ही. वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, इसका क्या क्या काम है मेजर वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. टू फिल्टर आउट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. ये हमें सभी को पता है कि हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट किया जाता है इसके थ्रू, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू. अब होता क्या है कि ये वेस्ट कहाँ से निकलता है, कैसे बनता है वो समझ लेते हैं. जो हमारी बॉडी है जब इसका ये मेटाबॉलिज्म करती है, जैसे कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है, तब क्या बनता है, अमोनिया बनता है हमारी बॉडी के अंदर. और अमोनिया जो है ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू, याद हो पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू लिवर के अंदर अमोनिया जो है वो यूरिया बना लेता है. ठीक है ना.
ऐसे ही जैसे जब न्यूक्लिक एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, यूरिक एसिड की। तो ये हमारा एक्सक्रीट जमा हो गया ना, सारा वेस्ट यहाँ पर आ गया, इसी को हम यहाँ से रिमूव करते हैं बॉडी के थ्रू, बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। तो पहला काम ये हो गया। उसके बाद रेगुलेट आयन बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, ये हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर आयन बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, अलग अलग आयन बैलेंस जैसे कि सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, क्लोरीन आयन है, ये सब के बारे में। नेक्स्ट है कंजर्व वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो यूरिन होता है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, वो सब एक्सक्रीट हो सकते हैं अगर हमारी बॉडी में अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किडनी सही से फंक्शन ना करे तो। ठीक है, तो इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है रेगुलेट फ्लूइड वॉल्यूम इन ब्लड, जो फ्लूइड वॉल्यूम है ब्लड के अंदर उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें बहुत छोटी सी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस ये बताया गया है कि फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा तो इसमें कौन कौन मदद कर सकता है, जैसे कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंजियोटेंसिन सेकंड है, या एल्डोस्टेरोन है, वो सब। तो नेक्स्ट इसका जो एक और फंक्शन है वो क्या है, रेगुलेट ब्लड पीएच बैलेंस। ये हमारे ब्लड पीएच बैलेंस को रेगुलेट करता है, जिसमें ये एक्सक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन है या पोटेशियम आयन है। अगर देखिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, तो हमारा ब्लड पीएच लेवल जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको रेगुलेट करना इसका काम है। नेक्स्ट ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। किडनी जो है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज करती है अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। इससे क्या होता है, जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको सिक्रीट किया जाता है उस समय। नेक्स्ट है यूरिन को स्टोर भी किया जाता है और यूरिन को रिलीज भी इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं यूरिन फॉर्मेशन के उन 3 स्टेप्स को, उन 3 प्रोसेसेस को अच्छे से डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर समझाया गया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर रहे थे हम इसके अंदर। यहाँ पर हमने पहले भी बात करी है कि ये एफेरेंट आर्ट्रियोल होती हैं जो थिक सेगमेंट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट ये बोमेंस कैप्सूल है, और यहाँ पर क्या होता है, ईफेरेंट आर्ट्रियोल प्रेजेंट होती है जो थिन होती है यहाँ पे। ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, तभी जब प्रेशर हाई होगा तभी तो आयंस यहाँ इस तरीके से मूव कर पाएंगे। ठीक है, फिल्ट्रेट है वो मूव कर पाएगा। अब देखो इसमें बताया गया था 3, हमने यहाँ पर लेयर्स के बारे में बात की थी। सबसे पहली जो लेयर थी वो प्रेजेंट थी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, मतलब एंडोथीलियम प्रेजेंट थी, ये ग्लोमेरुलस है, इसकी इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एंडोथीलियम बोल रहे हैं। अब ये जो जिगजैग लाइन देख रहे हैं आप, ये जो जिगजैग लाइन है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये जो बोमेंस कैप्सूल की जो ये लाइन है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल की जो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से कप शेप की तरह, ये हमारी कहलाएगी एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। हमने बात की थी एपिथीलियम और एंडोथीलियम के बीच में प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमने बात की थी कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। अब ये पोडोसाइट इस तरीके से अरेंज होते हैं, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट बनाते हैं। देखो इस तरीके से ये जो है ये स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाती है। देखिए यहां पर मैं आपको इसे मार्क करके बता रही हूँ। देखो ये हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाएंगी, ये जो है ना ये सारी की सारी। ठीक है, इसको मैंने इस लाइन से यहाँ पे दिखा दिया है। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ये फिल्ट्रेशन स्लिट हैं। ठीक है, स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट कहलाएंगी। इसी के साथ हमने बात की थी जो फिल्ट्रेट होता है, जो हमारा GFR होता है वो 125 ml पर मिनट यहाँ पर रिलीज होता है। ठीक है, बनता है, प्रोड्यूस होता है। और साथ में जो फिल्टर होता है वो कितना होता है, 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट के हिसाब से। और अगर हम बात करें वेंट्रिकल से जो पंप हो रहा है उसका 1/5 बोलेंगे ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने समझा था कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर फिल्टर्ड एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन को छोड़कर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब फिल्टर हो जाता है। और साथ साथ जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या क्या फिल्टर होता होगा, देखो अगर प्रोटीन नहीं हो रहा तो उसके अलावा क्या क्या हो रहा है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है, बाइकार्बोनेट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ड्रग है, क्रेटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, वाटर है, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। देखो अब जितना भी फिल्ट्रेट था वो बन चुका है, अब यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होने का काम होगा। हमने बताया था फिल्ट्रेट बन चुका है 180 लीटर पर डे। अब इसमें होता क्या है, इसमें से 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और 1.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी से। 99% इसमें रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। आइए समझते हैं इसे डायग्राम के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में बताया गया है ये बोमेंस कैप्सूल है, इससे आप पहले से ही जानते हैं इन सब चीजों को। ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये वासा रेक्टा यहाँ पर प्रेजेंट है, ये DCT और ये कलेक्टिंग डक्ट है।
फिर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम आयन है, इन सब का कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है? एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा। कैसा? एक्टिव। यूरिया का कैसा होता है? पैसिव रीएब्जॉर्प्शन। और वाटर का कैसा होता है? पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है इन द इनिशियल सेगमेंट। याद रखिएगा, इनिशियल सेगमेंट, शुरुआती सेगमेंट में इसका पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलेगा। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पर ये जो इसकी लिम्ब होती है, डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, ठीक है, और इम्परमिएबल होगी किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिससे कि ये फिल्ट्रेट को कैसा बना सकती है? कंसंट्रेट कर देती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रीअब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ऐसे ही इम्परमिएबल होती है किसके लिए? H2O के लिए, वाटर के लिए मतलब, और फिल्ट्रेट को कैसा बना देती है? ये डाइल्यूट बना देती है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा स्टेप आता है वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। रीएब्जॉर्प्शन हो चुका है, अब सिक्रीशन होना है इसके अंदर। अपोजिट मैकेनिज्म ऑफ ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर क्या हो रहा था? वहां पर वापस रीएब्जॉर्ब हो रही थी चीजें, अब यहाँ पर कुछ सिक्रीट किया जा रहा होगा। पीसीटी और डीसीटी जो है वो रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस को और पीएच बैलेंस को, या हम कहते हैं आयनिक बैलेंस को, ठीक है। ये सब रेगुलेट करने का काम किसका है? पीसीटी और डीसीटी का है। पीसीटी और डीसीटी मिलकर ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं कुछ आयंस, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम आयन है, अमोनिया है, इन सबको सिक्रीट करता है, ठीक है। डीसीटी जो है वो स्लाइट अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन भी कर लेता है, किसका? बाइकार्बोनेट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो सेल्स हैं पीसीटी और डीसीटी की, ये मेंटेन करती हैं आयनिक और एसिड बेस बैलेंस को पीएच करके, ठीक है, ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन। ये क्या करते हैं? सेलेक्टिव सिक्रीशन करते हैं कुछ आयंस का, जैसे कि हाइड्रोजन आयन है, पोटेशियम है, NH3 है, इनटू द फिल्ट्रेट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। इसमें से बाइकार्बोनेट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और इन सबको सिक्रीट कर देंगे, ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वो मेंटेन करती है पीएच और आयनिक बैलेंस का, बैलेंस किसका? ब्लड का, बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो क्या कर रही है और पीसीटी और डीसीटी क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें एक और लाइन आती है जो एनसीईआरटी की लाइन है, वो कहती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस अ स्पेशल सेंसिटिव सेल्यूलर रीजन है जो बनाता है क्या? जो बनता है कहां पर? डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल में एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टेक्ट। ये हम एनसीईआरटी में समझ चुके हैं इसके बारे में पहले से ही। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज इसके अंदर दोबारा दोहराई गई है, जो हमने नोट्स में समझा है उसी को यहाँ पे दोबारा से समझना है। देखिए बताया गया है, पीसीटी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है पीसीटी के बारे में कि जो पीसीटी है वो ये लाइन अप होती है किससे? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से, जो जिससे क्या होता है? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, किसके लिए? रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गए, ये सभी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं इसी सेगमेंट से। किस सेगमेंट से? पीसीटी से। PCT also helps to maintain pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion। अब देखो ये रीएब्जॉर्ब तो कर ही रही है, इसी के साथ साथ ये मेंटेन करती है pH और आयनिक बैलेंस को बॉडी फ्लूइड के। किसके थ्रू? ये कुछ सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है, सिक्रीट भी कर रही है किस किस का? हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का, पोटेशियम आयन का फिल्ट्रेट के अंदर, और एब्जॉर्ब कर रही है किसको? बाइकार्बोनेट आयन को, किससे? उस फिल्ट्रेट से। नेक्स्ट हेनलेज लूप की बात करें तो रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। यहां पर कैसा हो रहा है? कम रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहां पर कितना था? बहुत ज्यादा हो रहा था, यहां पर कम है। इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। अब देखो असेंडिंग लिम्ब में यहां पर बताया गया है, हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बात करी थी हमने, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। ऐसे ही जैसे कि जब वो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, इससे क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेट जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। हमने बात करी थी जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल होती है किसके लिए? वाटर के लिए, लेकिन ये अलाउ करती है किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली भी और पैसिवली भी। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे ही कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाएगा वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पास कर गए हैं किसमें? मेडुलरी फ्लूइड में। समझ में आया? नेक्स्ट आता है डीसीटी के बारे में समझते हैं।
डीसीटी के बारे में बताया गया है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है यहाँ पे किसका, सोडियम और वाटर का, टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी जो है वो कैपेबल है रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए किसके, HCO3 नेगेटिव, एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन भी होता है इसके अंदर, किसका, हाइड्रोजन का और पोटेशियम आयन का, और साथ में अमोनिया टू मेंटेन, क्या मेंटेन करने के लिए, पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा नोट्स में, वही चीज यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रही है। ठीक है, जैसे कि कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ये भी क्या है, कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक इसका हिस्सा होता है, किसका, कलेक्टिंग डक्ट जो है कॉर्टेक्स से लेकर मेड्यूला तक होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब हमने बात करी थी कंसंट्रेटेड यूरिन के लिए बनाने के लिए क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है इसके द्वारा। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इस सेगमेंट के थ्रू क्या होता है, कुछ थोड़ा सा अमाउंट में जो यूरिया है वो वापस क्या कर दिया जाता है, उसको उसका पैसेज किया जाता है, कहां पर उसे पास कर दिया जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जा सके। It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of the blood by selective secretion। मतलब ये भी एक अपना अहम रोल प्ले करता है किसमें, pH बैलेंस करने में और आयनिक बैलेंस करने में। ठीक है, ब्लड के अंदर, और कैसे करेगा ये, सेलेक्टिव सिक्रीशन करेगा, किसका, हाइड्रोजन आयन का, पोटेशियम आयन का, इसके थ्रू। समझ में आ गया ना। देखिए जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको और चीजें क्लियर होने लगेंगी। हमने यहाँ पर यही चीज समझी थी, जो पीसीटी है यहाँ पर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिल रहा है, 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, वाटर का, इस सेगमेंट के अंदर। ठीक है, और उसी के साथ साथ फिर हम हेनले लूप की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब में हमने समझा था इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल होता है वाटर के लिए और इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब यहाँ पर वाटर इजीली इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसके असेंडिंग लिम्ब में, ये कौन सा है इसका, असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही जब हम डीसीटी की बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिला था। कैसा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिला था। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर। नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, वाटर को सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या कर लिया गया था, रीएब्जॉर्ब कर लिया गया था, जिससे कि कंसंट्रेटेड यूरिन बना दिया गया। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। क्या मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने का। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। जो मैमल्स हैं उनके अंदर ये क्षमता है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल कौन निभाता है, हेनले लूप और वासा रेक्टा। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current। अब जो फिल्ट्रेट का फ्लो है जो वो बहता है दोनों लिम्स में हेनलेज लूप के, वो कैसे बहता है, अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। और इसी वजह से ये कैसा जो ये बनाता है, ये क्या फॉर्म करता है, काउंटर करंट बना देता है इस चीज को। ठीक है, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न। ये भी जो वासा रेक्टा के अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो भी काउंटर करंट पैटर्न में होता है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। हेनले लूप और वासा रेक्टा के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी, जो स्पेस बोला गया है, एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। मतलब जो इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ये प्रेजेंट है, उधर ज्यादा ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में ये जो प्रॉक्सिमिटी है इन दोनों के बीच की, ये इन्हें मदद करती है। नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम 300 मिलीऑस्मोल इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट, इसे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगी। इसमें ये बताया गया है शुरुआत में जो कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 मिलीऑस्मोल होती है, लेकिन जैसे 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 वो मेड्यूला की तरफ बढ़ती है वो कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती है। ठीक है, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ये है NaCl और यूरिया का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। NaCl मतलब NaCl इज सोडियम क्लोराइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले लूप। इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थ्रू, मतलब यहां से जा रहा होगा। ठीक है, ये असेंडिंग लिम्ब है ना इसकी, ये वाली साइड। ठीक है, ऐसे मैं बता रही हूँ आपको इस वाली साइड को। चलिए और अभी समझाएंगे इसे। नेक्स्ट बताया गया है इसके अंदर, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl इज रिटर्न। देखो इसे मैं आपको भी समझाती हूँ, अभी रीड आउट कर लेते हैं फिर एक साथ समझाते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पे थे हम, देखिए बताया गया है कि
जो NaCl है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थ्रू, जो एक्सचेंज किया जाएगा किसके साथ, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब के साथ। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, और वापस NaCl को कहां पर लिया जाएगा, इंटरस्टिशियम में लिया जाएगा, किसमें, किसके थ्रू, असेंडिंग पोर्शन के थ्रू वासा रेक्टा के। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अभी देखो बहुत थोड़ा सा इसे आपको अच्छे से समझाऊंगी, समझ, थोड़ा सा सब्र करें इसके लिए, ठीक है। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो इसमें दोनों में यही बात बताई गई है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल ये दोनों निभाते हैं, कौन, हेनले लूप और वासा रेक्टा, और इसीलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला जाता है, क्योंकि ये अपोजिट फ्लो चलता है फिल्ट्रेट का इनके अंदर, ठीक है। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जो मैकेनिज्म है ये जो मैकेनिज्म होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में मदद करता है, कहां पर, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयरबाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट यूरिन। इस तरीके का जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ये जो प्रेजेंट होता है, इससे क्या होता है, पानी का, वाटर का इजीली पैसेज हो पाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, और इजीली जो है हमारा जो फिल्ट्रेट है, वो जो यूरिन है उसे कंसंट्रेट किया जा सकता है। ह्यूमन किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है यूरिन को नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है कि जो ह्यूमन किडनी है वो कितने टाइम्स यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है, उसे प्रोड्यूस करती है, वो है 4 टाइम्स, ठीक है, समझ में आया, 4 टाइम्स। अब आ जाइए समझ लेते हैं इसको नोट्स के थ्रू बहुत अच्छे से। तो आइए समझते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म को नोट्स के थ्रू। हाइपर कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोडक्शन होती है, सबसे ज्यादा यहाँ पर यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है। इनिशियल फिल्ट्रेट जो है वो बोमेन कैप्सूल में होता है, और वो कैसा होता है, डाइल्यूट होता है, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, और उसी को क्या बनाया जाता है, यूरिन को 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड बनाया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म को। काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने यहाँ पे समझना है कि कंसंट्रेटेड, हाइपर कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन किया जाता है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है इस समय, ठीक है, इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। इनिशियल फिल्ट्रेट जो बोमेन कैप्सूल में बन रहा है कैसा है, वो डाइल्यूटेड है, मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसे कैसा बनाया जाएगा, यूरिन को 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड बना दिया जाएगा। 3 जो है इसमें अहम किरदार हैं यहाँ पर, कौन कौन है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऐसे ही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्स, वासा रेक्टा की भी दोनों लिम्स, और इन दोनों के बीच की जो प्रॉक्सिमिटी है ये यहाँ पर अहम किरदार हैं। और इसके अंदर इसेंशियल आयन कौन कौन से हैं, वो कौन है, NaCl और यूरिया है, NaCl और यूरिया है। तो अब समझ लेते हैं इस डायग्राम को अच्छे से। इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि पहले तो इस डायग्राम के लेबलिंग को ही समझ लेते हैं कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब है किसकी, लूप ऑफ हेनले की, इसे हमें पता है। उसी के साथ साथ इसके साथ साथ ही एक और लिम्ब दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, जो ऊपर की तरफ जा रही है। क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये एरो दिखाया गया है, ऊपर की तरफ जा रही है, और ये नीचे की तरफ आ रही है, तो डिसेंड हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, देखने से पता लग रहा है, एक नीचे एक ऊपर है, यहां पर देखेंगे। उसके बाद ये क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, अब नीचे की तरफ आ गई थी, अब ऊपर की तरफ जाएगी, तो असेंड हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है हेनले लूप। और ये देखिए यहाँ पर वासा रेक्टा कैसी थी, असेंडिंग थी, तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का कैसा है, डिसेंडिंग लिम्ब देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ हमने ये समझा था कि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो कैसा होता है, आयंस के लिए परमिएबल होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और आयंस के लिए कैसा होता है, परमिएबल होता है, लेकिन इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए, वाटर का ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो NaCl है, हमने बात की थी NaCl और यूरिया की, यहाँ पर जो NaCl कंटेंट है ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, परमिएबल होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसमें, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। कहाँ चला जाएगा, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। यहाँ पर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इस वजह से ये इस तरफ मूव कर जाता है। जब ये इस तरफ मूव कर जाएगा, जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, किसमें, वासा रेक्टा में जा रहा है बेटा, ये वासा रेक्टा में जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब के नीचे। देखो जहां पे नीचे अब ऊपर से डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट के अंदर NaCl भर गया, अब NaCl जितना जितना भरता चला जाएगा, नीचे नीचे आता चला जाएगा, यहाँ पर NaCl का कंटेंट जो है वो ज्यादा हो चला जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं सॉल्यूट कंटेंट यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा होता चला जाएगा। इस लिम्ब में, किस लिम्ब में, कौन सी लिम्ब है ये, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, यहाँ पर सॉल्यूट कंसेंट्रेट ज्यादा है,
सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा है। अब हमें ये पता है जब सॉल्यूट कंटेंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर कम हो चुका है, और यहाँ पर क्या है, हमने बताया था कि वाटर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। वाटर के लिए परमिएबल है क्या, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो वाटर परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है, इसका मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसलिए जो सॉल्वेंट है वाटर है वो जल्दी से इस तरफ मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की कमी है, सॉल्वेंट की कमी है और सॉल्यूट ज्यादा है मात्रा में, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लिम्स के बीच में, इन दोनों लिम्स के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, यही कहलाता है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दीज टू, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा। तो यही पूरा अहम रोल प्ले करता है। हमने बात की थी जो डाइल्यूट था यूरिन, या हम कह सकते हैं जो फिल्ट्रेट डाइल्यूटेड था, जिसकी जो ऑस्मोलैरिटी थी ऊपर से जब वो आ रहा था वो कितनी थी, वो 300 मिली ऑस्मोल थी। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा, जैसे जैसे NaCl कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है, सॉल्यूट बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ती चली जा रही है। 300 से फिर 600 होगी, 600 से फिर कितनी होगी, 900 होगी, और 900 से जैसे ही वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की तरफ बढ़ेगा सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी को देखने के लिए मिलेगी, वो कितनी होगी, 1200 ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, 1200 ऑस्मोलैरिटी। नेक्स्ट अब आगे इसमें बताया गया है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट का भी एक अहम रोल है। वो क्या करती है, कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर सिक्रीट कर देती है, जिससे कि वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आयन और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। क्या कर सके, मेंटेन कर सके। अब एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो ये है, इस लाइन से बन जाता है कि जो 4 टाइम कंसंट्रेटेड यूरिन बन रहा है उसमें सबसे अहम रोल किसका है, वो है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का। ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन को। आया समझ में? होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बिल्कुल बेटा कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर काउंटर करंट चल रहा है, सारा जो फ्लो है अपोजिट चल रहा है एक दूसरे से, इसलिए इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म नाम दे दिया गया है। सीधी सी बात है, बेसिक सी, कि ऊपर से जब यूरिन या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेट जो बनकर आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा यहाँ पर NaCl कंटेंट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि NaCl यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हमने बताया था कि असेंडिंग लिम्ब में आयंस परमिएबल होते हैं, आयंस इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है ये, तो इसलिए आयंस यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं। अब नीचे नीचे जाएंगे तो सॉल्यूबिलिटी यहाँ पर, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, तो इससे क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और ये कहाँ पर हो रहा है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिक यहाँ पर इतना था, नहीं समझ में आया दोबारा समझिएगा इसे अच्छे से, आई होप। लेकिन मुझे ऐसा समझ लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और इसे रिवाइंड करके आप दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए एक लास्ट टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसी के साथ साथ आपको पूरे जो नोट्स हैं उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी लास्ट लेक्चर में। तो साथ साथ देखते रहिएगा, पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छे से बना लीजिए इस चैप्टर के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी है अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो लास्ट टॉपिक हम यहाँ कंप्लीट करेंगे वो है मिक्चुरेशन के बारे में। इससे पहला वाला जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन को अभी हम इस लेक्चर में कवर नहीं कर रहे, वो हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा टाइम लेगा, इस वजह से अब हम वीडियो को एंड कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ। तो समझ लीजिए क्या है ये मिक्चुरेशन के बारे में बताया गया है। यूरिन फाउंड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो यूरिन है हमारा जो बन गया किससे, नेफ्रॉन से, वो अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, कहाँ डाल दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर इसे स्टोर किया जाता है। एक वॉलंटरी सिग्नल मिलने तक इसको स्टोर किया जाएगा, जब तक CNS एक वॉलंटरी सिग्नल नहीं दे देता, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है इसे इनिशिएट कैसे किया जाएगा, बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से भर जाएगा, जब इसकी स्ट्रेचिंग होने लगेगी यूरिनरी ब्लैडर की, तब जो इनिशिएट होगा, क्या, सिग्नल इनिशिएट होने लगेगा। अब इसके सिग्नल इनिशिएट करने का तरीका क्या है, जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, क्या है स्ट्रेच रिसेप्टर, कहां पर प्रेजेंट है, ये ब्लैडर की वॉल पर प्रेजेंट है। ये जब स्ट्रेच रिसेप्टर ये क्या करेंगे, सिग्नल सेंड करेंगे किसको, CNS को। अब CNS क्या करेगा, CNS पास करेगा मोटर मैसेजेस to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। इससे क्या होगा, जैसे ही वो मोटर मैसेज पास करेगा, क्या होगा, उससे कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा स्मूथ मसल्स का, ब्लैडर की जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, और साथ साथ यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स होने लगेगा, जिससे कि इजीली जो है यूरिन रिलीज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि
जो यूरिन का रिलीज प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन कहते हैं। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, और जो न्यूरल मैकेनिज्म इसको करा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। एक एडल्ट ह्यूमन जो है वो एक्सक्रीट करता है, एक एवरेज अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे के हिसाब से वो क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। द यूरिन फॉर्म्ड इज अ लाइट येलो कलर। अब यूरिन की यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि ये जो यूरिन है वो कैसा होता है, लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है, विच इज स्लाइटली एसिडिक भी होता है, जिसका पीएच जो है वो 6 होता है, और इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 25 से 30 ग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट, 25 से 30 ग्राम जो यूरिया है वो एक्सक्रीट होता है आउट पर डे के हिसाब से 25 से 30 ग्राम एक्सक्रीट होता है यूरिया। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। यूरिन की बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो क्या करती हैं, यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करती हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मैन फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। अगर हम यूरिन का एनालिसिस करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं, तो इससे हमें पता लगता है कि क्या क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बॉडी के अंदर है, या कोई मेल फंक्शनिंग तो नहीं है किडनी की, उसका प्रॉपर फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन के अंदर, जैसे जिसे हम ग्लाइकोजूरिया कहते हैं, या कीटोन बॉडीज की प्रेजेंट है जिसे हम कीटोनूरिया कहते हैं यूरिन के अंदर, तो इसका क्या इंडिकेटिव होता है, इसका इंडिकेटिव ये है कि डायबिटीज मेलिटस है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये था कुछ इस मिक्चुरेशन प्रोसेस के बारे में। और इसमें एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जो ये लाइट येलो कलर का जो यूरिन प्रेजेंट होता है वो एक पिगमेंट की वजह से प्रेजेंट होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम जो है वो स्लाइटली येलो कलर देता है किसको, यूरिन को। तो इसके बारे में ओवरऑल आज हमने समझा है, मिक्चुरेशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में हमने समझा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।